अंतिम खाते में समायोजन। वर्ष के अंत में समायोजन के संबंध में जो लेखे किए जाते हैं उन्हें समायोजन के लेखे कहा जाता है। और जनरल में समायोजन संबंधी जो लेखों को समायोजन जनरल प्रविष्टियां कहा जाता है। को दिसंबर माह का से संबंधित सभी समायोजनों को 2 बार लिखना होता है, व्यापार खाते में या लाभांश खाते में, और दूसरी बार आर्थिक चिट्ठे में। कुछ महत्वपूर्ण समायोजन जैसे अंतिम रहतिया, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, उपार्जित आय तथा विनियोग, अनुपार्जित आय और अप्राप्त ऋण, 2 घटाओं से हानि, स्थगित आयगत व्यय, निजी प्रयोग के लिए आहरण और आकस्मिक हानियाँ। ऐसे समायोजन बहुत और भी हैं जिनका व्यापार खाते में और लाभांश खाते में किया जाता है। दो खातों पर समायोजन का प्रभाव 2 खातों में पड़ता है, व्यापार खाते में, लाभांश खाते में, या तो फिर आर्थिक चिट्ठे में। वर्ष के अंत में जो माल बिका बच जाता है उसे अंतिम रहतिया या अंतिम स्टॉक कहा जाता है। इसका मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। समायोजन अंतिम रहतिया का समायोजन, अंतिम रहतिया का समायोजन। यदि रहतिया तलपट के बाहर दिया हो तो इसे समायोजन समझना चाहिए। इसका समायोजन करने के लिए अंतिम स्टॉक को व्यापार खाते में क्रेडिट पक्ष में तथा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। अगले वर्ष स्टॉक प्रारंभ स्टॉक बन जाता है। समायोजन प्रविष्टि अंतिम स्टॉक के लिए जनरल में निम्नलिखित समायोजन की प्रविष्टि की जाती है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग थोड़ा झटक लो। अंतिम रहतिया का तलपट में दिया होना। यदि तलपट में अंतिम रहतिया दिया हो तो इसका लेखा सिर्फ आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में करेंगे, इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में नहीं करेंगे। अंतिम रहतिया तलपट में दिया है तो यदि तलपट में अंतिम स्टॉक दिया हो तो इसका लेखा सिर्फ आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में करेंगे, इसे व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में नहीं। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो अंतिम खाते वाले वर्ष में संबंधित तो होते हैं पर उनका भुगतान नहीं हुआ होता है, अथवा जिनकी प्रविष्टि
प्रविष्ट में नहीं हुई होती है, ऐसे व्यय को अदत्त व्यय कहा जाता है। इसके लिए समायोजन में लिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाकी बकाया नहीं चुकाया गया। उदाहरण के लिए साधारण मजदूरी वेतन किराया के संबंध में अदत्त व्यय का उल्लेख रह सकता है। जैसे 31 दिसंबर को खाते बंद किए जाते हैं, दिसंबर माह का वेतन जनवरी में चुकाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिसंबर माह का वेतन अदत्त है। तो लिखा होगा अदत्त व्ययों को व्यापार खाता लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित मद की राशि में जोड़ेंगे। जैसे 100 रुपये मजदूरी अदत्त हो तो व्यापार खाते में डेबिट पक्ष में मजदूरी की राशि 100 जोड़ेंगे, और यदि वेतन 1000 अदत्त हो गया तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में वेतन की राशि में 1000 जोड़ेंगे। अदत्त व्यय को आर्थिक चिट्ठा में दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। प्रविष्ट पार्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदत्त व्यय का समायोजन इस प्रकार होगा। मजदूरी खाता ऋणी अदत्त मजदूरी का, अगर वेतन है तो वेतन खाता ऋणी अदत्त वेतन का। इसमें पेशगी या अग्रिम चुका दिए जाते हैं और अंतिम खाता बनाने की तिथि पर उनका उपयोग नहीं हो पाता, तो ऐसे व्यय या व्ययों को पूर्वदत्त व्यय या असमाप्त व्यय या हानि व्यय कहा जाता है। इस प्रकार पूर्वदत्त व्यय अगले वर्ष की अवधि में से संबंधित व्यय को होते हैं और वे इसी वर्ष खर्च कर दिए जाते रहते हैं, खर्च कर दिए गए रहते हैं। जैसे बीमा का किराया आदि के संबंध में इस प्रकार के समायोजन रह सकते हैं। जैसे 1 अक्टूबर 2000 को 6 माह का बीमा 500 रुपया अदा किया। यदि अंतिम खाते 31 दिसंबर को बनाए जाएंगे तो 3 महीने की राशि 2000 से संबंधित और शेष 3 महीने की राशि अर्थात 500 माइनस 250 और 250 पूर्वदत्त होगी, अर्थात वह 2001 में से संबंधित है। लिखा है पूर्वदत्त व्यय को लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय की राशि से घटा दिए देंगे और पूर्वदत्त बीमा की राशि को बीमा के व्यय से घटाएंगे। पूर्वदत्त व्यय को बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि पूर्वदत्त व्यय इस व्यक्तिगत है। जैसे पूर्वदत्त व्यय का समायोजन हुआ प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 पार्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट, वैसे ही पूर्वदत्त बीमा प्रिपेयर इंश्योरेंस अकाउंट DR2 संपत्ति के प्रयोग होने के कारण अथवा उसकी टूट फूट घिसावट या समय व्यतीत होने आदि के कारण वर्ष के अंत में उसके मूल्य में जो कमी आती है उसे ही ह्रास कहा जाता है। कभी कभी मूल्य में परिवर्तन व आविष्कार के कारण भी मूल्य में कमी होती। प्रायः स्थायी संपत्ति जैसे प्लाट एवं मशीन, भूमि, भवन, फर्नीचर आदि के लिए ह्रास का प्रावधान करना पड़ता। साधारणतः एक निश्चित प्रतिशत से ह्रास का आग्रहण किया जाता है अथवा संपत्तियों को अभिलिखित किया जाता है। ह्रास की राशि को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में संबंधित से घटा दिया जाता है। जैसे डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रविष्ट होगी ये 24,000 में 8 से 14 और एक 15,050 तो 8,950 8,950 यह सकल लाभ
इसको आगे ले गए, आगे ले गए, आगे ले गए लाभांश खाते में। सकल लाभ को लाभांश खाता के क्रेडिट पक्ष में लाए। ब्याज प्राप्त हुआ 300 रुपया, किराया का 450 रुपया, पूर्वदत्त किराया 100 रुपया। अगर पूर्वदत्त किराया है तो घटा दिया जाएगा और अदत्त किराया है तो जोड़ दिया जाएगा। सामान व्यय हुआ 500 रुपया, मशीनरी पर 10% ह्रास, इसका शेष घटा दिया गया तो शुद्ध लाभ आ गया 6,950। शुद्ध लाभ को हम पूंजी खाते में ले जाते हैं। अब हम आर्थिक चिट्ठा बनाए तो हम 9,000 प्लस शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ को हम इसमें जोड़ेंगे 8,000, 6,950 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15,950, 15,950। अब मजदूरी के मजदूरी पूर्वदत्त लेनदार हो गए आपके 4,500 और अदत्त मजदूरी अदत्त मजदूरी के 50, अदत्त मजदूरी के 50। अब इधर हो गया कैश हाथ में 500, रोकड़ हाथ में 500। अब बिल प्राप्त 2900 रुपया, बिल प्राप्त 29। और देनदार फर्नीचर 1,000। अब मशीनरी हो गया 4,000। 10%। आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष का योग और संपत्ति पक्ष का योग सेम होता है, बराबर होता है।